सो हेलो वेलकम गाइस, मैं सगानी आपका हमारे चैनल सुबनेशंस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला इस टॉपिक पे ऊपर कि बेसिकली कोई भी कंपनी होती है, फिर बड़ी हो या छोटी हो, सो उस कंपनी का ग्रोथ रेट कैसे हम निकालें। ठीक है, सो अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो, सो आपके लिए जो टॉपिक है कि किसी भी कंपनी का ग्रोथ रेट कैसे निकाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ग्रोथ रेट नहीं निकाल पाते किसी भी कंपनी का, सो बेसिकली आप उसको अच्छे से वैल्यू नहीं कर पाओगे। और अगर ऐसा होता है तो बेसिकली आप उसके लिए ओवर प्राइस यानी बेसिकली ज़्यादा पैसा पे करने के चांसेस है। यानी बेसिकली अगर आप किसी भी कंपनी की वैल्यू नहीं निकाल पाते हो, सो आपके लिए एक खतरे का निशान है, आपको लॉसेस हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, सो जो वीडियो है वो बेसिकली दो पार्ट में होने वाला है। जो पहला पार्ट है यानी जो आज का पार्ट होने वाला है, उसमें आपको बताने वाले कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो स्टेबल होती है, उनका ग्रोथ रेट कैसे निकाले। देन जो दूसरा पार्ट होने वाला है उसमें आपको बताने वाले कि जो स्टार्टअप होते हैं, जो नए नए स्टार्टअप होते हैं, उनका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट होता है उनका। सो बेसिकली जो दूसरा पार्ट होने वाला है उसमें आपको बताने वाले कि जो स्टार्टअप है उनका ग्रोथ रेट कैसे निकाले। ठीक है, सो इस वीडियो में हम आपको जो ग्रोथ रेट है उसको कैलकुलेट करना बताने वाले और साथ ही साथ 3 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जिसके ऊपर जो ग्रोथ रेट है वो डिपेंड करता है। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा स्किप मत करना। तीनों चीज़ है, जो तीनों पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो चालू करते हैं हमारा वीडियो। तो जो ग्रोथ रेट निकालना है वो उसका मीन सिंपल एक फॉर्मूला है। ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला है वो ये है कि ग्रोथ रेट इज इक्वल टू री इन्वेस्टमेंट रेट मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सो इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। सो अभी आप बोलोगे कि फॉर्मूला कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि समझ जाए कि मेरी खुद की एक कंपनी है। ठीक है, और 2021 में मेरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 100 रुपीज़ का था, यानी मुझे इस साल 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देन अभी जो 100 रुपये का प्रॉफिट था उसमें से मैंने ऐसा सोच लिया कि मैं 50 रुपया डिविडेंड में दे दूंगा अपने शेयर होल्डर्स को, एंड देन जो 50 रुपया है वो मैं वापस से कंपनी में री इन्वेस्ट करूंगा। तो ये जो री इन्वेस्टमेंट रेट यानी ऐसा परसेंटेज ऑफ पैसा जो आप अपने प्रॉफिट में से वापस से अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, सो कुल मिला के जो हमारा री इन्वेस्टमेंट रेट है वो है 50% का, यानी 100 रुपये के प्रॉफिट में से मैं 50 रुपया कंपनी में वापस से री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो 50 रुपया 100 रुपये का 50% होता है। ठीक है, देन जो हमारा ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है तकरीबन 20% का, यानी मैं अपने बिजनेस में जितना भी पैसा डालता हूँ उसका 20% का प्रॉफिट मुझे होता है। ठीक है, यानी अगर मैं अपनी कंपनी में 100 रुपया डालता हूँ यानी 100 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ, तो 100 रुपये में से मुझे 20% का प्रॉफिट हर साल होता है। ठीक है, अगर मैं 200 रुपया करूंगा तो मुझे तकरीबन 40 रुपये का प्रॉफिट हर साल होने वाला है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो जो ग्रोथ रेट है वो होता है री इन्वेस्टमेंट रेट मल्टीप्लाइड बाय ROCE यानी 50% मल्टीप्लाइड बाय 20%, जो कि आता है 10%। यानी जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 10% होने वाला है, यानी हर साल जो हमारा प्रॉफिट है वो तकरीबन 9 से 10% के आजू बाजू के परसेंटेज से यानी रेट से इंक्रीज होने वाले हैं। यानी इस साल अगर हमारा प्रॉफिट 100 रुपये का है, तो अगले साल हमारा प्रॉफिट तकरीबन 110 का होने वाला है, उसके अगले साल हमारा प्रॉफिट 121 रुपये का होने वाला है। ठीक है, सो अभी हमने अगले साल का प्रॉफिट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे लॉजिकली सोचेंगे तो लॉजिकली भी हमें 110 का प्रॉफिट ही होने वाला है। अगर हम देखेंगे कि 100 रुपया मुझे 2021 में प्रॉफिट हुआ, देन 100 रुपये में से मैंने 50 रुपये वापस से कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। सो ये जो 50 रुपया मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, उस 50 रुपये का जो रिटर्न है वो कितना रिटर्न होने वाला है, वो है 20%। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे बिजनेस में मैंने अपना जितना भी पैसा डाला है उसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 20% का है। सो आने वाले समय में भी चांसेस है कि मुझे 20% का रिटर्न नहीं मिलने वाला है। सो अभी 50 रुपये मैंने कंपनी में वापस से इन्वेस्ट किया, सो उस 50 रुपये का 20% मुझे हर साल अपने प्रॉफिट में देखने मिलेगा। सो अभी 50 रुपये का 20% कितना होता है, 50 रुपये का 20% होता है 10 रुपया। सो यानी 10 रुपये से मेरा जो प्रॉफिट है वो अगले साल बढ़ने वाला है। यानी इस साल मेरा प्रॉफिट 100 रुपये का था, सो अगले साल मेरा प्रॉफिट 110 रुपये का होने वाला है। यानी जो 10 रुपया है वो 100 रुपीज़ का 10% होता है। सो जो मेरा जो ग्रोथ रेट है वो 10% का आता है। ठीक है, सो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एकदम सिंपल तरीके से आप ये जो ग्रोथ रेट है वो निकाल सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि कंपनी का ROE कैसे निकालते हैं या फिर ROCE कैसे निकालते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट रेट कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। आप बहुत एकदम आसानी से जो screener.in है, जो स्क्रीनर है, उसका इस्तेमाल करके ये सब चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, सो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके ग्रोथ रेट निकालना सीख तो दिया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो बेसिकली ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, सो जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट ये है कि आपका जो ग्रोथ रेट है वो ROCE पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कि अगर जो हमारा ROCE है अगर वो चेंज हुआ तो जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो ROCE है हमारा यानी जो रिटर्न्स है हमारे बिजनेस के, वो पिछले रिटर्न्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी पिछले 10 साल में या फिर पिछले 15 साल में, पिछले 20 साल में हमारे बिजनेस ने कितना रिटर्न दिया, लेकिन उससे ये हमें पता नहीं चलता कि आने वाले 10 साल में या फिर आने वाले 15 साल में हमारा बिजनेस कितना रिटर्न देने वाला है। सो इसके लिए आपको जो कंपनी है वो जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का अच्छे से एनालिसिस करना है और साथ ही साथ उसका जो कंपटीशन है उसका भी अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है कि जो इंडस्ट्री है अगर
उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होने वाली है। सो आने वाले समय में अगर जो प्रॉफिटेबिलिटी अगर वो कम होती है, तो जो रिटर्न है वो भी कम होने वाले हैं। आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट 20% का ROC यूज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो वैल्यूएशन है वो गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे इसीलिए जो इंडस्ट्री है और जो कंपटीशन है दोनों का अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एयरटेल की बात करते हैं, सो जो एयरटेल का जो ROC था जियो के आने के पहले वो बहुत अच्छा था, लेकिन जियो के आने के बाद उसका जो ROC है वो बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से उसका जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से उसका शेयर प्राइस क्रैश हो गया। ठीक है, सो कुल मिला के यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है वो ग्रोथ रेट के हिसाब से चलता है, यानी स्टॉक मार्केट है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से चलता है, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो यहाँ पे ग्रोथ रेट के हिसाब से चलती है, और जो ग्रोथ रेट है वो बेसिकली यहाँ पे ROC के हिसाब से चलता है, और जो ROC है वो बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्री के हिसाब से और साथ ही साथ जो कंपटीशन है उस कंपनी को कंपटीशन फेस करना पड़ता है, उस कंपटीशन के हिसाब से चलता है। सो कुल मिला के आपका जो मूल मंत्र है वो ये होना चाहिए कि आपको कुल मिला के जो कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और साथ ही साथ उस कंपनी के कंपटीशन के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सो जो पहला पॉइंट है वो तो हो। सो ये दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो ग्रोथ रेट है वो आने वाले समय में कम होने वाला है। ठीक है, अगर समझ है कि कोई एक कंपनी है, समझ है रिलायंस है या फिर ITC है, कोई भी कंपनी है, और अगर मैंने आज उसका जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 8 या 9% का निकाला, सो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी आने वाले 10 साल या फिर 15 साल तक इस ग्रोथ रेट से ग्रो करने वाली है। ये गारंटी है कि कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो कम से कम होने वाला है। जैसे इस साल अगर 10% का है, सो अगले साल 9.5% का हो सकता है, आने वाले 2-3 साल के बाद 9% का हो सकता है, उसके बाद वापिस से 4-5 साल के बाद 8% का हो सकता है, 7% का हो सकता है। सो ये जो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो स्टेबल होने के चांसेस बहुत कम है, वो स्टेबल नहीं होता, वो नॉर्मली कम होते रहता है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है वैसे वैसे उसका जो ग्रोथ रेट है वो कम से कम होते जाता है, जिसकी वजह से आप सेम यानी एक ही ग्रोथ रेट को तकरीबन 10 साल के लिए अज्यूम नहीं कर सकते। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप एक ग्रोथ रेट को तकरीबन सिर्फ 5 साल के लिए अज्यूम कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने आज जो ITC है उसका ग्रोथ रेट तकरीबन 9% निकाला, सो उस 9% के ग्रोथ रेट को मैं सिर्फ 5 साल के लिए ही अज्यूम कर सकता हूँ। देन 5 साल के बाद उसका ग्रोथ रेट 9% से कम होने वाला है, सो मुझे उससे कम जो ग्रोथ रेट है उसको अज्यूम करना पड़ेगा। सो उससे कम क्या हो सकता है, उससे कम 4% हो सकता है, 5% हो सकता है। ठीक है, सो ये जो ग्रोथ रेट है वो किसी भी कंपनी के लिए सेम नहीं रहने वाला, कांस्टेंट नहीं रहने वाला, और अगर वो जो कंपनी है अगर वो बहुत बड़ी है और वो और बड़ी बनती जा रही है, सो बेसिकली उसका ग्रोथ रेट आने वाले समय में कम होने वाला है। ठीक है, सो यही था। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आपकी जो कंपनी है अगर वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, यानी अगर आपकी जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आपका जो बिजनेस है वो बहुत फैला हुआ है, और आपकी जो कंपनी है उसने बहुत सारे अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे अगर हम यहाँ पे ITC की बात करते हैं, सो ITC ने बहुत सारे अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। ITC ने सिगरेट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, होटल बिजनेस में किया है, FMCG में किया है, एग्रीकल्चर में किया है, इन्फोटेक में किया है। सो बेसिकली उसने बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है। सो यहाँ पे आपका जो ग्रोथ रेट है वो ROC पे यानी बेसिकली कुल मिला के जो ITC है उसके ROC पे डिपेंड नहीं करेगा। वो ये जो इंडिविजुअल सेक्टर है, जो इंडिविजुअल कंपनियां है या फिर बेसिकली इंडिविजुअल जो सब्सिडरी है उनके ग्रोथ रेट पे डिपेंड करने वाला है। यहाँ पे सो ऐसी कंपनियों में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ऐसी सब जो ITC जितनी जो बड़ी बड़ी डाइवर्सिफाइड कंपनियां होती है उनमें हम ITC का यानी जो ITC और जनरल ROC है उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे उसका ग्रोथ रेट नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो ITC है उसका जितना प्रॉफिट होता है वो वापस से कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि जो ITC का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ सिगरेट बिजनेस में डाल सकते हैं, फिर ऐसा हो सकता है कि वो जो प्रॉफिट है उसका वो सिर्फ होटल बिजनेस में डाल सकती है, या फिर सिर्फ FMCG बिजनेस में डाल सकती है, या फिर सिर्फ एग्रीकल्चर बिजनेस में डाल सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे लिए जो ग्रोथ रेट है वो एज ए होल पूरी कंपनी का एक साथ ग्रोथ रेट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एकदम अलग अलग करके यानी पहले हमें FMCG बिजनेस का ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद हमें जो सिगरेट बिजनेस है उसका ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद हमें जो होटल बिजनेस है उसका ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद हमें जो एग्रीकल्चर बिजनेस है उसका ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा। सो कुल मिला के हमें बहुत सारे अलग अलग बिजनेस के ग्रोथ रेट निकालने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये जो टास्क है थोड़ा बहुत हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो मार्केट है वो ऐसी सब डाइवर्सिफाइड कंपनी को बहुत कम वैल्यूएशन ही देती है, जिसकी वजह से जो ITC है उसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है बहुत सालों से। ठीक है, सो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो ऐसी डाइवर्सिफाइड कंपनी में जो प्रॉब्लम होती है वो आपको समझ में आ गई होगी, और बेसिकली इनका जो ग्रोथ रेट निकालने का जो फॉर्मूला है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो अगर हम होटल बिजनेस का निकालते हैं, होटल बिजनेस का ग्रोथ रेट निकालते हैं, सो मुझे ये पता नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसी चीज़ें अज्यूम करता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के मैं आपको बता रहा हूँ कि समझ जाए कि जो अगर जो
होटल बिजनेस में जो आईटीसी का जो री इन्वेस्टमेंट रेट है वो तकरीबन 20% का है, ठीक है। यानी आईटीसी को जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 20% वापस से होटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती है। सो अगर जो उसका इन्वेस्टमेंट रेट है वो 20% का है और उसके साथ ही साथ उसके होटल बिजनेस पे उसका जो ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तकरीबन 3% का है। सो जो ग्रोथ रेट है वो होने वाला है 20% मल्टीप्लाई बाय 3% यानी तकरीबन 0.6% के आजू बाजू, यानी तकरीबन आधे से 1% का हमें उसके होटल बिजनेस में ग्रोथ मिलने वाला है अगर वो 20% अपना प्रॉफिट होटल बिजनेस में वापस इन्वेस्टमेंट करती है। देन अगर हम यहाँ पे उसके सिगरेट बिजनेस की बात करेंगे, सो सिगरेट बिजनेस तकरीबन उसके प्रॉफिट का तकरीबन 80% कंट्रीब्यूट करता है और जो सिगरेट बिजनेस है उसका जो ROCE है वो काबिल तारीफ है, तकरीबन 50 या 70% के आजू बाजू है। सो हम यहाँ पे 50% अज्यूम करते हैं और हम यहाँ पे ये भी अज्यूम करते हैं कि जो आईटीसी का जो री इन्वेस्टमेंट रेट है सिगरेट बिजनेस में वो तकरीबन सिर्फ 10% का है। सो हमें यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है, जो सिगरेट बिजनेस का जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 5% का बनने वाला है, यानी 50% मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू 5%, ठीक है। सो ये जो ग्रोथ रेट है वो 5% का ठीक ठाक है, मीन्स थोड़ा बहुत कम है, लेकिन क्योंकि जो आईटीसी है वो वापस से इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, ये सिगरेट बिजनेस से दूर भाग रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिगरेट बिजनेस का ग्रोथ रेट इतना अच्छा खासा नहीं है, ठीक है। सो ऐसे करके आप बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियां होती है और बेसिकली जो एकदम क्या बोलते हैं सेटल हो चुकी कंपनी होती है, जो स्टेबल कंपनियां होती है, उनका ग्रोथ रेट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी वो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना और जो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आते रहने वाली है। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो तो हमारी चैनल आपके लिए मस्ट सब्सक्राइब है, आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो पूरी चैनल है वो वैल्यू इन्वेस्टर के लिए ही बनी हुई है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।